हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गोदान, जो कि प्रेमचंद की रचना है। और इस उपन्यास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो चाहे बीए का हो चाहे एमए का एग्ज़ाम हो, हमेशा पूछे जाते हैं। तो जो इनका पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे वो है, उपन्यास के तत्वों की दृष्टि से गोदान की संक्षिप्त समालोचना कीजिए। या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं, गोदान की उपन्यास शिल्प के तत्वों या उपकरणों की दृष्टि से आलोचना कीजिए। या फिर एक और है, गोदान उपन्यास कला की दृष्टि से प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो आइए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। गोदान जो है प्रेमचंद की महत्वपूर्ण उपन्यास है। और उपन्यास कला के तत्व या उपकरण, उपन्यास के 7 तत्व या उपकरण हैं। पहला जो है शीर्षक है, दूसरा है कथा संगठन, या फिर इसी को हम लोग कथानक या फिर कथा वस्तु भी कहते हैं। तीसरा है पात्र एवं चरित्र चित्रण। चौथा है संवाद या फिर कथोपकथन। पांचवा शैली मतलब भाषा शैली। और छठा है वातावरण या देश काल। एवं आखिरी है उद्देश्य। उपन्यास कला के तत्वों के आधार पर उपन्यास की संक्षेप में आलोचना इस प्रकार है। तो इसका हम लोग पहले शीर्षक देखते हैं। उपन्यास का सांसिक आकर्षण और औत्सुक वर्धन होना चाहिए, यानी कि जो इसका शीर्षक है वो हम लोग को क्या चाहिए, आकर्षित होना चाहिए। शीर्षक से उपन्यास के केंद्रीय विचार की झलक मिलनी चाहिए। प्रस्तुत उपन्यास का शीर्षक गोदान इसलिए रखा गया है कि ये प्रधान पात्र जो है होरी, उसकी जीवन की प्रधान इच्छा है गोदान रूप में प्रत्यक्ष रूप से सामने हम लोग को आती है, तथा नायक होरी की जीवन वेदना की प्रतीति कराने वाला भी है। उपन्यास के नाम गोदान को ही ले ले। जमीन की तरह गोदान भी सामंती संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। वह कृषक संस्कृति की शोभा और गौरव है। होरी के मन में गऊ की लालसा चिरकाल से संचित चली आती है। इसको पाने के लिए वह कर्जा लेता है और छल कपट करने में भी जरा सा भी संकोच नहीं करता। जब घर में गाय आ जाती है तब अपनी समस्त विशेषताओं और गरीबी के बावजूद वह खिल उठता है, यानी कि मुस्कुरा उठता है। गाय भी मर जाती है, पर सहस्त्र वर्षों की संक्षिप्त परंपरा, युगों से चले आते सामंतवादी आदर्श इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकते। वे गाय की लालसा की तरह होरी के अचेतन मन में दबे रह जाते हैं। होरी जीवन की संध्या बेला में टूटा शरीर उल्लमन से गाय लेने के लिए पुनः कटिबद्ध होता है। उसी समय उसके जीवन की गति रुक जाती है। उसके उपचेतन मन की गाय की दबी लालसा स्वप्न चित्र की भांति उभरती है। एक गाय का चित्र सामने आया, बिल्कुल कामधेनु से। उसने उसका दूध दुहा और मंगला को पिला रहा था कि गाय एक देवी बन गई और वह सामंती जीवन का मोह लिए ही मर जाता है। प्रेमचंद ने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा, पर पूरा वातावरण प्रतीकों के मुख से सामंती प्रथा के टूटने की कहानी कह उठता है। इसका जो दूसरा है वो है कथानक या फिर कथा वस्तु। कथानक उपन्यास के तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कथानक किसी भी उपन्यास का प्राण होता है और उसी की चेतना उपन्यास में स्पंदित रहती है। गोदान उपन्यास का कथानक सामाजिक चित्रण है। इसमें आधिकारिक रूप से गांव की कथा और प्रासंगिक रूप में शहर की कथा है। दोनों कथाएं साथ साथ चलती हैं, दोनों परस्पर संबंधित हैं और एक दूसरों के लिए विरोधाभास का काम करती हैं। गांव में व्यवस्थापूर्वक जीवन और शहर की चमक दमक वाले जीवन दोनों को चित्रित करके प्रेमचंद ने कथानक के पृष्ठपट को व्यापक प्रदान किया है। इन दोनों कथानक की घटनाएं परस्पर इस प्रकार संयुक्त और समृद्ध हैं कि उत्सुकता और कौतूहल की वृत्तियों को पर्याप्त पारितोष मिलता है और कथा में आकर्षण आ जाता है। कथाओं की संयोजना इतनी स्वाभाविक है कि घटनाओं का संगठन इतना संयत और यथार्थवश है कि केवल कथा की सफलता गोदान की सफलता बन जाती है। कथा रेखाओं का काम करती हैं, जिसमें चरित्र का रंग भरने की आवश्यकता रह जाती है, जिससे प्रेमचंद ने निम्न प्रकार से संपन्न किया है।
पहला, भगवान चाहेंगे तो गाय बहुत दिन घर में नहीं रहेगी। ये शब्द हीरा के मन के शब्द हैं जो पाठक को चौंका देते हैं और वह कथा के आगामी सूत्रों की ओर देखने लगता है। हीरा जो है होरी का भाई था। दूसरा कथन है इनका, पाठक की उत्सुकता बढ़ाने के लिए मुंशी जी ने घटना प्रधान और चमत्कारपूर्ण उपन्यासकारों की भांति कृत्रिम योजनाएं नहीं की। जो संयोजना की है उनमें एक तारतम्य और घटनाओं एवं दृश्यों में स्वाभाविकता है। पात्र सप्राण हैं, मानवीय हैं तथा लोकोत्तर नहीं है। कभी कभी अगली घटनाओं का आभास मात्र दे दिया जाता है और फिर पूरा प्रसंग देर तक छोड़ दिया जाता है, किंतु इस छोड़ देने में कोई ज़बरदस्ती मालूम नहीं होती है। जब झुनिया घर आती है और होरी द्वारा अपना ली जाती है, तब गोबर के प्रति पाठकों का उत्सुक होना नितांत स्वाभाविक है। जैसा कि मेरे साथ हुआ था, जब मैंने इसे पढ़ा था तो मैं सोची थी कि गोबर अब क्या कर रहा होगा, कहाँ गया होगा, कब वो घर लौटेगा। और जो इसका घ हम लोग देख लेते हैं, घी दूध अनाज को भी नहीं, धनिया के सामने ये एक कठोर वास्तविकता है और होरी का गिरता हुआ स्वास्थ्य दूसरी विभीषिका है। इस वाक्य से होरी गाय खरीदने की भावी योजना या संकल्प की ओर संकेत हो जाता है। आगे चलकर वह भोला से सौदा भी करता है। इस प्रकार प्रायः पूरे गोदान में घटनाओं को गति प्रदान करने वाले उपकरण की योजना बना ली जाती है। अगला हम लोग देखते हैं, सोना के विवाह की समस्या विकट होकर सामने आती है और उसके प्रति सहज सहानुभूति होने के कारण पाठक को भी चिंता सताती है। तब तक धीरे धीरे प्रेमचंद जी उसके समाधान की ओर बढ़ने का निश्चय करते हैं और पाठकों की उत्सुकता को सहलाते हुए समाधान भी प्रस्तुत कर देते हैं। होरी को ऋण मिल जाता है, वह आगे कदम बढ़ाता है। अगला देखते हैं, भोला है तो अपने घर का मालिक, लेकिन जब लड़के सयाने हो गए हैं तब बाप की कौन चलती है। कमाता और जंगी अकर जाए तो क्या भोला अपने मन में गाय मुझे दे सकेगा? कभी नहीं। होरी की यह शंका भी पाठकों के मनोविज्ञान की कसौटी बन जाती है और उपन्यासकार उससे झलाता हुआ लेकर चलता है। इस प्रकार कई बातें जो है समस्त कथाओं में पाठकों की वृत्तियों से खेलने का स्थल मौजूद है। अगला है हम लोग का पात्र एवं चरित्र चित्रण। गोदान में भारत के निम्न मध्यवर्गीय वर्ग की करुणा की कहानी है। यह वर्ग गांव में रहता है और शोषित होने के कारण सब तरह से दीनहीन और दलित है। प्रेमचंद ने इसी वर्ग की कठिनाइयाँ, विवशताओं और विपत्तियों का चित्रण बड़ी विशदता से किया है। होरी, भोला, गोबर, धनिया, सोना, रूपा, सिलिया, माता दीन, परमेश्वरी और मंगला आदि प्राय सभी पात्र भारतीय ग्रामों की आत्मा के अंगों के रूप में सामने आते हैं। इनके जीवन का सत्य भारतीय निम्न मध्य वर्ग अथवा शोषित वर्ग का सत्य है और यही सच्चे भारत की दर्दनाक तस्वीर भी है। अब हम लोग अगला देखते हैं जो है इसी को थोड़ा सा और हम लोग देख लेंगे। शहर के मध्य वर्ग, उच्च मध्य वर्ग और शोषण वर्ग के पात्र भी प्रेमचंद ने इनके जो चित्रण है बहुत अच्छे से किए हैं। इनके खोखलेपन और नैतिक दिवालियापने से निकट परिचित कराने का काम करते हैं। मिस्टर मेहता, पंडित ओकारनाथ तथा मिस मालती के रूप में समाज के अन्य अनेक सामने आते हैं। प्रेमचंद के ये पात्र दैनिक जीवन में चलते फिरते मिल जाते हैं, फिर यथार्थ जीवन की दृष्टा और चित्रकार मुंशी जी की आंखों से कैसे बच के निकल सकते हैं। संवाद या कथोपकथन कथानक में उपयुक्तता, अनुकूलता, संबंधता, स्वाभाविकता, संक्षिप्तता, उद्देश्यपूर्णता का होना आवश्यक है। गोदान के कथोपकथन में बड़ी सजीवता और स्वाभाविकता है, उसमें नाटकीयता का भी प्रचुर समावेश है। गोबर और झुनिया के रोमांस से सरस और मालविक संवाद का चित्रण मिलता है, जो कि नीचे दिया हुआ है। आप लोग इसे थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। हम लोग अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं जो है देश काल या वातावरण। गोदान में ग्रामीण समाज का व्यापक और पूर्ण चित्र मिलता है। ग्राम्य जीवन का वैषम्य, असंतुलन, कदाचार और विद्रूपता, इन सब के वर्णन से प्रेमचंद्र जी ने
वातावरण की सृष्टि कर दी। प्रेमचंद ने जो कुछ कहा है वह ऐसे ढंग से कहा है कि उसका चित्र सामने आ गया है। पाखंड, अनमेल विवाह, अंधविश्वास, ईर्ष्या, द्वेष तथा सामाजिक जीवन की समस्त बुराइयां तथा अच्छाइयां भी विस्तार के साथ मिलती है। इस कृषक के घर का वातावरण चित्रण देखिए। कोने में तुलसी है, चबूतरा है, दूसरी ओर ज्वार के कई वृक्ष दीवार के सहारे खड़े हैं। समीप ही ओखले के पास एक कटा हुआ धान पड़ा है। खपरेल पर लौकी की बेल से लौकियां लटक रही है। उसारी में एक गाय बंधी हुई है। हम लोग इसकी भाषा शैली देख लेते हैं। एक भाषा शास्त्री यदि अपने कार्य के आधार रूप में भाषा के व्याकरणीकरण नियमों आदि का आश्रय लेता है, तो एक उपन्यासकार मनुष्य की मूल अनुभूतियों के युगानुकूल परिवर्तित के आधार पर भाषा के वर्तमान स्वरूप में संशोधन और विकास करता है। आधुनिक साहित्य की नवीन विधाओं में शैली तत्व का महत्वपूर्ण योगदान है। उपन्यास में यह तत्व और भी अधिक वैशिष्ट इस कारण लगता है क्योंकि उपन्यास के आकर्षण का रूप प्रदान करने में इस तत्व का प्रधान योग रहता है। प्रेमचंद्र जी ने अपनी एक कला शैली है, उन पर इसकी छाप स्पष्ट है। प्राय इनके अवतरण बोल देते हैं कि इन्हें प्रेमचंद ने लिखा है। भाव और भाषा का सुंदर संयोग सामंजस्य दर्शनीय है। वाक्यों में पर्याप्त शक्ति है। भावावेश, आक्रोश, कोमल भावुकता, विह्वलता और शब्द शांति के स्थान पर भाषा तदनुसार ढल गई है। जैसे रात भीग गई है। इनकी शैली में एक अद्भुत प्रभाव उत्पादक है। एक चित्र देखिए। लू चल रही थी, बगुले उठ रहे थे, भूतल धधक रहा था, जैसे प्रकृति ने वायु में आग घोल दी हो। सूक्तियों के प्रयोग में से मार्मिकता बहुत ही अच्छे से झलकती है। ठीक है, अब हम लोग इसका उद्देश्य देख लेते हैं। प्रस्तुत उपन्यास का प्रधान लक्ष्य है कि जीवन के विविध पक्षों का सामाजिक धरातल पर उद्देश्य चित्रण करना। और आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने लिखा है कि इस उपन्यास का उद्देश्य भारतीय ग्रामीण जीवन के विविध पक्षों को उपस्थित कर ग्रामीण जीवन की स्थिति का उद्घाटन करना है। यह कार्य समाजवाद का ही पोषक है, यह आवश्यक नहीं। समाज में तो सामाजिक सुधार के लिए किसी बड़ी संस्था विशेष की स्थापना भी करा दी गई है। इन उपन्यास में प्रेमचंद की सुधार संबंधी वाद भी झलक उठता है, पर गोदान में किसी भी वाद की स्पष्ट सूचना नहीं दी है। ऐसी अवस्था में हम गोदान को न तो समाजवादी कृति कह सकते हैं और न किसी अन्य वाद से उसका संबंध निर्धारित कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।